नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट का हुआ इस्तेमाल। ऋषभ पंत ने बदल दिया भारतीय क्रिकेट का इतिहास, वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ बन गए नए सिक्सर के। नीतीश के आवास पर मंथन, मुलाकात के बाद चिराग टाल गए सीएम पर सवाल, नीतीश आवास पर हलचल शुरू। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज फुस हो गई है, 68 सीटों पर नोटा से भी कम मिले वोट, जाने सीटों का हाल। बिहार में हाथ मलते रह गए राहुल गांधी, हाइड्रोजन बम फुस नहीं चला, वोट चोरी वाला दांव। दिल्ली ब्लास्ट जांच में नए खुलासे रोज होते जा रहे हैं। अब सुरक्षा एजेंसियों ने जांच में पाया है कि करीब 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था। सूत्रों की माने तो ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था। जांच में यह भी पाया गया कि डॉक्टर उमर मोहम्मद बम बनाने में एक्सपर्ट था। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो जो सबूत मिले हैं अब तक, मौके से उसके हिसाब से महज 5 से 10 मिनट में उमर ने यह ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा। फॉरेंसिक जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इस तरह के एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए महज 5 से 10 मिनट से भी कम की जो तैयारी है वो लगती है। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों की माने तो फॉरेंसिक टीम को अभी तक मिले 52 से ज्यादा एक्सप्लोजिव से जुड़े सैंपल से पता चला है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने अमोनियम नाइट्रेट में पेट्रोलियम ऑयल और डेटोनेटिक मटेरियल से विस्फोटक तैयार किया होगा। अब यह भी जांच की जा रही है कि क्या लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे के दौरान उमर ने यह सब कुछ किया था जो सब सामने आ रहा है। ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। वो भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत से पहले ये विशेष उपलब्धि पूर्व भारतीय सलामी कहीं ना कहीं बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम दर्ज की गई थी, जिन्होंने 2001 से 2013 के बीच 103 टेस्ट मैच खेलते हुए 178 पारियों में 90 छक्के लगाए थे। मगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में 2 छक्के उड़ाते हुए पंत ने उन्हें पछाड़ दिया। खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश के लिए रेड बॉल क्रिकेट में 92 छक्के लगाए हैं। करीब 4 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे ऋषभ पंत का प्रदर्शन कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में कुछ खास नहीं रहा। सभी की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थी। मैदान में उतरते हुए उन्होंने अच्छी शुरुआत भी की, लेकिन इस बेहतरीन शुरुआत को वो बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। टीम के लिए उन्होंने 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 24 गेंदों का सामना किया। इस बीच 112.50 की स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाने में कामयाब रहे। इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 2 खूबसूरत छक्के निकले। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब यहां के राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ गई है। सुबह से ही बिहार मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री आवास पर मंथन का दौर जारी है। नीतीश कुमार के साथ उनके विश्वस्त नेताओं की बैठक हुई। ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, उमेश कुशवाहा पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर इन सभी की मुलाकात हुई। जेडीयू को इस बार चुनाव में 85 सीटों पर जीत मिली है। वहीं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर भी खुलकर कुछ नहीं कहा गया। इसी बीच पटना में जेडीयू नेता श्याम रजक ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचते ही कहा कि यह बिहार की जनता की जीत है। जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार और एनडीए पर भरोसा किया है। उनके काम के आधार पर उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश दिया गया है। हम बिहार के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास चेहरा है, कोई दूसरा चेहरा या विकल्प नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार ने अपने काम के दम पर लोगों का दिल जीता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर निकले एलजेपी नेता चिराग पासवान ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं और उनको बधाई देने ही गया था। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारे उम्मीदवारों का समर्थन किया। अलौली में हमने भी जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन किया। सभी सहयोगी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसी वजह से मिला प्रचंड बहुमत। जब चिराग से सवाल पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर वो जवाब देने से बचते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं वहीं से उन्होंने रास्ता नाप लिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे ने प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी यानी जनसुराज की वास्तविक ताकत और कमजोरी दोनों को बयां कर दिया है।
राज्य स्तर पर पार्टी को 3.44% वोट शेयर हासिल हुआ और इसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन सीपीआईएमएल 3.05% जैसे पुराने दल को पीछे छोड़ दिया। इन सभी दलों की अगर आप बात करेंगे, खासकर मार्क्सवादी, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम की बात करेंगे, 3.5% शेयर इनको मिला, जिससे ऐसा वक्त देखिए कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि जनसुराज बिहार की राजनीति में एक नई संभावना के तौर पर उभर रही है। लेकिन जब नतीजों की सीट दर सीट पड़ताल होती है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। 238 सीटों में से 68 सीटों पर मुकाबला जेएसपी के मुकाबले नोटा को ज्यादा वोट मिल गया। इसका साफ मतलब क्या है? मतलब यह है कि एक बड़े हिस्से ने जनसुराज को विकल्प मानने की बजाय किसी को नहीं वाले विकल्प को तरजीह दी है, तवज्जो दी है। ये किसी भी नई पार्टी के लिए बेहद गंभीर संकेत है और बताता है कि राज्य स्तर पर पहचान बढ़ने के बावजूद स्थानीय स्तर पर जनसुराज पार्टी अभी बेहद कमजोर है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में ज्यादा से ज्यादा सीटें पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर आगे है, जबकि उसने 60 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसमें कई सीटों पर तो महागठबंधन के अंदर ही फूट पड़ गई, जिसका नतीजा क्या हुआ ये नतीजों में सामने आ गया है और करीब 12 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई देखी गई, यानी फ्रेंडली जिसको आप कहेंगे कंपटीशन, उसको माना गया। विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें जीती थी। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने पिछली बार 74 सीटों पर विजय पताका फहराया था और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इस बार रुझानों में वो खुद 36 पर आकर बैठ गई, जो पिछली बार के मुकाबले आधा है। डिप्टी सीएम का ख्वाब देखने वाले विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी भी एक सीट पर सिमटते हुए दिखाई दे रहे। महागठबंधन के अंदर महाभारत चुनाव के पहले ही नजर आया, जिसका नतीजा क्या हुआ ये रुझानों में सामने आ चुका है। सीटों को लेकर नामांकन के आखिरी वक्त तक समझौता नहीं हो पाया और इसी कारण 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई। कुछ बड़ी वजह आपको यहाँ पर बताते हैं जिसके कारण महागठबंधन की इतनी बड़ी हार हुई है। कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे पर नाराजगी के बीच तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने को लेकर हिचक दिखाई, ये कारण था। खुद राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच पर इसको लेकर कुछ नहीं कहा। चुनाव के एक दिन पहले महागठबंधन के दलों की बैठक में रार साफ दिखी। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई दी। उन्होंने वोट चोरी को लेकर बड़ा दांव भी खेला, लेकिन ये चुनाव में कोई बड़ा स्थानीय मुद्दा नहीं बन पाया। जनता ने बीजेपी जेडीयू सरकार के आखिरी महीनों में मिली सौगातों को हाथों हाथ लिया। 1.25 करोड़ महिलाओं को एकमुश्त 10,000 रुपए मिलना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। कांग्रेस सीमांचल की कुछ सीटों को छोड़कर बाकी इलाकों में सहयोगी दलों का वोट भी पाले में नहीं कर पाई। पिछली बार जीती गई सीटों पर भी उसका प्रदर्शन कमजोर दिखा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो पिछले चुनाव से इस चुनाव में काफी बदतर साबित हुआ। शहर में असामाजिक तत्वों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। पाल क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा उत्पात मचाए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर के साथ 2 व्यक्तियों ने मारपीट की। कहा जा रहा है मोपेड पर आए दोनों आरोपियों ने आरटीओ अधिकारी की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर विवाद किया और बाद में गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए अधिकारी के साथ हाथापाई की। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद सूरत आरटीओ इंस्पेक्टर ने पाल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाल पुलिस स्टेशन पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी? क्या इन असामाजिक तत्वों का पुलिस वरघोड़ों यानी पुलिस परेड कहीं ना कहीं निकालेगा या नहीं, ये देखने वाली बात फिलहाल के लिए नजर आ रही। सीसीटीवी फुटेज जो है इससे जुड़ा सामने आया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चुनावी नतीजों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए को जीत की बधाई, हमारे मुद्दों पर चुनाव हुआ, जनसुराज अपने उद्देश्य पर काम करता रहेगा और हम लोग विधानसभा में न रहते हुए भी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज को अपेक्षित वोट न आने का मुख्य कारण लोगों के मन में राजद की वापसी का डर है। उदय सिंह ने क्या कहा, पूरी बात क्या कही, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान सुनाते हैं आपको, सुनिए। मतदान जो हुआ है और ये जो उन्हें बढ़त प्राप्त हुई है, ये जो प्रचंड बहुमत उन्हें मिला है, ये खरीदा गया हुआ प्रचंड बहुमत है। पहली बारी देश में, हालांकि छोटे छोटे ऐसे प्रयास होते रहे हैं, लेकिन पहली बारी मेरा मानना है, हम लोग सबका मानना है और अधिकांश बिहार के लोगों का मानना है, बाहर के लोगों का मानना है, आप तमाम अखबार के
अगर एडिटोरियल्स पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, जरा ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। ये हमारी मांग है कि एक साफ सुथरी सरकार बने जिसमें भ्रष्ट और दागी मंत्री की जगह न मिले। बिहार विधानसभा की तमाम सीटों के साथ साथ जमुई जिले की विधानसभा सीटों के नतीजे भी घोषित हो गए। इन 4 सीटों में से 3 पर एनडीए ने कब्जा जमाया, जबकि चकाई विधानसभा सीट महागठबंधन राजद के खाते में गई। जमुई विधानसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी साथी भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने लगातार दूसरी बार बड़ी जीत हासिल की। 2020 में उन्होंने पूर्व मंत्री और राजद नेता विजय प्रकाश यादव को लगभग 41,000 वोटों से हराया था। झाझा विधानसभा सीट पर एनडीए के जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत ने एक बार फिर सीट हासिल की। वो पहले ही 5 बार झाझा के विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। इस चुनाव में उन्होंने राजद प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव को कड़ी टक्कर से हराया। सिकंदरा विधानसभा से एनडीए के हम पार्टी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी ने दोबारा जीत हासिल की। चकाई विधानसभा सीट इस बार महागठबंधन राजद के खाते में गई। राजद प्रत्याशी सावित्री देवी ने एनडीए के जदयू प्रत्याशी और मंत्री सुमित कुमार सिंह को पराजित कर जीत हासिल की। पहले आपको सुनाते हैं कि जमुई से भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह, चकाई से राजद प्रत्याशी सावित्री देवी और सिकंदरा से हम पार्टी के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी ने क्या कहा, सुनिए। धन्यवाद और आप लोग को विशेष धन्यवाद। यह जीत एनडीए की जीत है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जीत है और साथ ही साथ हमारे एनडीए के जितने साथी गए हैं उन सभी का श्रेय है और उनका विजय है। और हमारे क्षेत्र की जनता ने जो कार्य किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और हमने अपने क्षेत्र में अपने साथियों के द्वारा जो जीत हुई है, इसके लिए सारे लोगों को धन्यवाद और शुक्रिया, उनका आभार। जमुई की तमाम परिवारजनों से, तमाम मतदाताओं से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है ये कि जिस जनता ने मुझे एक बेटी समझ के एक जनसेवा करने का मौका 2020 में दिया था और रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को ये सीट सौंपी थी, आज वो रिकॉर्ड तोड़कर पुनः इस बेटी को सेवा करने का मौका दिया। ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए के हर एक उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने इस बेटी को सेवा करने का दोबारा अवसर प्रदान किया और मेहनत किया साथ ही साथ। एकदम पूरा भरोसा था कि हम जीतेंगे, एकदम पूर्ण भरोसा। मंत्री भतीजे को हराने के बाद कैसा फील हो रहा है? आप तो मंत्री को हराए हैं। आपको दुख है? आपका भतीजा वो कहता चाची थी। चलिए। खबर सासाराम से है, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए के प्रचंड जीत के बाद बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद कहा, साथ ही कहा कि महिलाओं का भरपूर योगदान एनडीए को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। ये भी कहा उन्होंने कि वर्तमान सरकार बिहार में बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि बिहार में इस बार जनता ने प्रचंड जीत दर्ज की है। उपेंद्र कुशवाहा सासाराम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज कर चुकी हैं। आपको सुनाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, इस प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता, विशेषकर महिलाओं को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। यह जीत दोनों जो सरकार है हमारी डबल इंजन की सरकार, उनके द्वारा विकास का काम जो चल रहा है उसके लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसके लिए बिहार की जनता का आशीर्वाद है। अच्छा काम सरकार ने किया है, लोगों ने समर्थन किया है, तो इस बात के लिए सभी लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में शॉर्ट सर्किट से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों के जलने से मौत हो गई।
वहीं 5 लोग घायल हो गए। जानकारी की माने तो घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डीएसपी पश्चिमी सुचित्रा कुमारी ने 5 लोगों की मौत की होने की पुष्टि की है। 5 लोगों के घायल होने की भी पुष्टि की है। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 13 की बताई जा रही है। आग लगने की वजह अब तक शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से हम पार्टी के उम्मीदवार ललन राम ने कांग्रेस के उम्मीदवार सह प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को 21,000 वोटों से शिकस्त देकर शानदार जीत दर्ज की। कुटुंबा की इस सुरक्षित सीट पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस के राजेश राम बतौर विधायक काबिज रहे, लेकिन इस दफा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जीत दर्ज कराने के बाद ललन राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये जीत कुटुंबा के लोगों की जीत है और उनके भरोसे पर वो खरे उतरेंगे। भरूच जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयास में जिला पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी ने अंकलेश्वर के मीरानगर इलाके में चल रहे एक बड़े डुप्लीकेट मार्कशीट घोटाले का भांडाफोड़ किया है। एक निजी सूचना के आधार पर एसओजी की एक टीम ने अंकलेश्वर के मीरानगर इलाके में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को पता चला कि फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और मार्कशीट बनाने का अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने इस घोटाले को चलाने वाले एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से घोटाले में इस्तेमाल किए गए औजारों और सामग्रियों समेत बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया है। एसओजी ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। पुलिस अब गहन जांच कर रही है कि क्या इस जांच में कोई और व्यक्ति या नेटवर्क शामिल है और ये फर्जी दस्तावेज आखिर किस मकसद से बनाए गए होंगे। बिहार में एनडीए की जीत को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये बिहार के विकास की जीत है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत है और हमारा जो विजन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसकी जीत है। बिहार में अब तेज रफ्तार से विकास होगा। बिहार की जनता जंगल राज वाले को करारा जवाब दे चुकी है। इसके लिए हम बिहार की जनता को आभार प्रकट करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का जो बयान सामने आया सुनाते हैं आपको, सुनिए। कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल देशवा नीचे करो भाई थोड़ा विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की गंभीरता को देखते हुए सूरत महानगर पालिका का पूरा प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। सूरत महानगर पालिका आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने सड़कों की गुणवत्ता की प्रत्यक्ष जांच की। कमिश्नर शालिनी अग्रवाल ने लिंबायत जोन के मगोब क्षेत्र में मिडल रिंग रोड से माधव बाग तक 12 मीटर लंबे टीपी रोड का निरीक्षण किया। हॉटमिक्स की गुणवत्ता पर संदेह होने पर उन्होंने तत्काल तापमान की जांच कराई और कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित की। सभी जोन में यह आदेश दिया गया है कि 30 नवंबर तक पेच वर्क और रिसरफेसिंग जो है उसका कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा। कमिश्नर के निर्देश के बाद पूरे शहर में 43 सड़कों पर युद्ध स्तर पर रिसरफेसिंग का काम शुरू कर दिया गया है। સમગ્ર સુરત શહેરમાં વિવિધ ઝોન્સમાં ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં રોડ રિપેરની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। આજે સુરત શહેરના તમામ ઝોન્સમાં ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર્સ અને એડિશનલ સિટી એન્જિનિયર્સ દ્વારા રોડ ઉપર જઈને એમની જો કામગીરી છે એમનું નિરીક્ષણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। 34 જેટલા રોડ્સ ઉપર ઝુંબેશ સ્વરૂપમાં પેચવર્કની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે અને 12 જેટલા રોડ્સ ઉપર રોડ રિસરફેસિંગની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે। સુરત કોર્પોરેશનના એન્જિનિયર્સ, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર્સ અને ઝોનલ ચીફ દ્વારા ફિલ્ડમાં રહીને આ કામગીરીનું સતત મોનિટરિંગ થાય, ગુણવત્તાયુક્ત કામગીરી થાય અને ઝડપથી સમગ્ર સુરત શહેરમાં
રોડ રિપેર અને રોડ રિસર્ફેસિંગની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે એમના માટેની ઝુંબેશ આજથી હાથ ધરવામાં આવી છે। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों के तेवर और तीखे हो गए हैं। उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी राजधानी ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि पूर्व पीएम हसीना के खिलाफ झूठे मामले वापस लिए जाएं, साथ ही फरवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाए। आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ भी झड़पें हुई। तनाव को देखते हुए राजधानी ढाका में पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री के 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। शुक्रवार तड़के ढाका में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास 2 बम विस्फोट हुए। इस बीच कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ढाका की बड़ी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जमात के नायाबे अमीर सैयद अब्दुल्ला ने कहा कि फरवरी में चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ नहीं कराया जाए। भावनगर शहर में एक हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें एक भावी पति ने अपनी होने वाली पत्नी की हत्या कर दी। ये घटना शहर के प्रभुदास झील के पास मफतनगर इलाके में हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का एक बड़ा दल घटनास्थल पर पहुंच गया। हत्या का कारण अभी भी अज्ञात है। पुलिस ने हत्या के कारणों का पता लगाने और शिकायत दर्ज करने के लिए कई कदम उठा लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात पहुंचे। उन्होंने सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे और देव मोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा अर्चना की। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। पूजा के बाद पीएम ने डेडियापाड़ा में रोड शो किया। इस दौरान आदिवासी समुदाय के हजारों लोग सड़क किनारे नजर आए, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। रोड शो के बाद पीएम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। यहां 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बने 1 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सूरत एयरपोर्ट पर बिहारी समुदाय से भी उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी के विधायक साहेबगंज राजू सिंह ने कहा कि मेरी मांग है कि जिस प्रकार से हमारे गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है वो एक ऐतिहासिक है। शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होना चाहिए। 10,000 रुपए महिला को दिए जाने वाले मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष से पूछना चाहिए कि माई बहन योजना उन्होंने पहले चलाई थी, क्या वो भूल गए। उप मुख्यमंत्री की संख्या बढ़ेगी तो उन्होंने ये कहा कि ये नेतृत्व का जो फैसला आएगा हम लोग उसी का साथ देंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, ये भी सवाल किया गया। तो उन्होंने राजू सिंह ने इस पर जवाब दिया कि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया था। जो अंतिम फैसला आएगा हम लोग उस फैसले के साथ रहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, इसलिए हम लोग जिस स्तर पर है तो यही कह सकते हैं कि नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके साथ। सर, बार बार राहुल गांधी एक लांछन लगा रहे कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। ये लोग इसी तरह बोलते हैं, पहली बार थोड़े हैं। ये लोग जब चुनाव हारते हैं तो बोलते हैं, लेकिन चुनाव खुद का जीतते हैं तो उसमें वोट चोरी नहीं हुआ था क्या? कहते हैं वोट खरीदने का तरीका नया हो गया, पैसे देकर वोट खरीदा गया। जरा उनसे पूछना चाहिए माई बहन योजना क्या चला रहे थे, फ्री गैस सिलेंडर क्या चला रहे थे। शुरुआत तो उन लोगों ने किया है ना, लेकिन ये तो अगर आम नागरिकों को, गरीब नागरिकों को महिलाओं सशक्तिकरण करना अगर गलत बात है तो नीतीश जी ने गलत किया, हमारी पार्टी ने गलत की है। ये तो 2005 से नीतीश जी महिला सशक्तिकरण में काम कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी विधायकों को आज शाम यानी रविवार शाम तक हर हाल में पटना पहुंचने का सख्त निर्देश दिया है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो सोमवार को सीएम नीतीश अपने सभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान जेडीयू विधायक दल की बैठक भी संभावित मानी जा रही है, जिसमें सरकार गठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। आपको लिए चलते हैं, हमारे जो बिहार ब्यूरो चीफ है SK राजीव जी, वो इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव जी, क्या जानकारी है अभी फिलहाल आपके पास और इस मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए जयंती, दरअसल में ये आपको पता है कि एनडीए जो है वो ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में इस बार सत्ता में आई है और इसको देखते हुए अब चाहे वो बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी LJP-R हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो या फिर जेडीयू हो, ये तमाम राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपने अपने विधायकों को विधिवत पटना बुलाया है, जिसमें कि चिराग पासवान की पार्टी के विधायक तो आज पटना पहुंच भी चुके हैं। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फूल मालों से आप कह सकते हैं कि लाद करके अपने नए विधायकों का उन्होंने स्वागत किया था। और कल देर शाम तक जेडीयू ने भी अपने सभी विधायकों से जो है पटना आने के लिए का आह्वान किया है। और परसों यानी कि मंडे को विधिवत विधायक दल की बैठक होगी जेडीयू की, बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद फिर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन नेता होगा। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक अलायंस है और अलायंस में कोई एक राजनीतिक दल निर्णय नहीं ले सकता है। जैन जी जी बिल्कुल, यहाँ राजनीतिक दलों की बैठक होगी। जी कंटिन्यू कीजिए। सवाल जिसमें कि सर्वसम्मति से जहां तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद विधिवत एक औपचारिक तारीख की घोषणा की जाएगी। और जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक संभवतः 18 या 19 तारीख को बिहार में जो है वो नई सरकार ओथ ले सकती है, जिसमें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इन्वाइट किया जाएगा। फिलहाल अभी के जो हालात हैं उसके मुताबिक विनोद तावरे जो कि बिहार के बीजेपी के प्रभारी हैं, धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली में लोगों की आज देर शाम बैठक होगी या फिर कल जो है वो अमित शाह के साथ उनकी बैठक होनी है और जेपी नड्डा के साथ बैठक होनी है। और उसके बाद फिर बीजेपी जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी की घोषणा करेगी कि बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि कल देर शाम जेडीयू की तरफ से भी तमाम अपने विधायकों को पटना वापस बुलाया गया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी हमारे जो बिहार ब्यूरो चीफ हैं इसके राजीव जी वो दे रहे हैं और जाहिर है ये बहुत बड़ी जानकारी है क्योंकि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों कहीं ना कहीं ये सरकार अब बनाने के लिए अग्रसर हैं। राजीव जी, एक सवाल मेरा और होगा, क्या चिराग पासवान भी मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार से पहुंचे थे, उसकी क्या जानकारी है? देखिए जयंती, चिराग पासवान आज जाकर के नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा कि जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है वो कंटिन्यू करेगा। पत्रकारों ने जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा कि भाई क्या बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं या फिर जो अपराध अगर बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद फिर क्या कुछ होगा वो बताया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार से जब चिराग पासवान मिले तो आप अगर तस्वीर देख रही होंगी तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक स्वच्छ और एक अच्छा वातावरण था। नीतीश कुमार भी बहुत ही मुस्कुराते हुए उनसे गले मिले हैं। तो आप यह कह सकती हैं कि जो चिराग पासवान 29 सीट पर वो चुनाव लड़े थे और पहली बार चिराग पासवान जो है वो उनके 19 विधायक, क्योंकि पिछली बार जब 2020 में वो चुनाव लड़े थे तो उनके एकमात्र विधायक जीत कर आए थे जो कि जेडीयू में चले गए थे, लेकिन इस बार 19 उनके विधायक हैं। तो चिराग जी बिल्कुल, राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये जानकारी जो है राजीव जी से मिल रही थी और राजीव जी ने जो जानकारी दी है उसकी अगर माने तो साफ सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि अब सरकार तो बन चुकी है, यानी सरकार बनाने के लिए जो है वो अग्रसर है एनडीए। लेकिन सरकार कैसे बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, विधायक दल की मीटिंग के बाद ये तय होगा। नीतीश कुमार भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी को भी तवज्जो मिले और वहीं चिराग पासवान भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने ये करके दिखाया है कि जितनी सीटें उनको मिली उन सीटों में उनकी भागीदारी कितनी होगी ये सीटें तय करेगी और वो 19 सीटें लाकर अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे क्या जो उन्होंने सीटें मिलने के लिए की थी। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो बीजेपी का क्या निर्णय होता है, जेडीयू की तरफ से क्या सामने आता है, साथ ही चिराग पासवान की तरफ से क्या सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। जो काम किया हम लोगों ने और आगे भी काम कर रहे हैं, नर नारी समता, ये लोहिया जी शुरू से कहते रहे, उनके पहले बापू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा और हम नर नारी समता के लिए काम करते रहते हैं। क्या महिलाओं को आरक्षण जो पंचायती राज व्यवस्था में हुआ, आज मुझे खुशी है कि यहाँ की जिला परिषद की अध्यक्ष भी महिला है, बड़ी खुशी की बात है। अब पूरे बिहार में 50% का आरक्षण, ये 50% का आरक्षण देने वाला राज्य है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार की महान जनता और महान मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने उनकी बातों को समझा और तेजस्वी के झूठ और छलावे में नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि जनता समझ चुकी है कि जो नौकरी देने का वादा किया गया था उसका एक एक पैसा कहां से आएगा। ये भी कहा उन्होंने कि मुफ्त में डिलीवरी बांटने का प्रयास वो कर रहे थे।
उसे जनता ने नकार दिया और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। वो ये कहते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य पर जो सवाल पूछा जा रहा है या जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, उन्हीं की खामियां उन्हें डुबो गई। उन्होंने जो सवाल किए वो कहीं ना कहीं खामियों में नजर आए और उसी की वजह से विपक्ष जो है वो डूबता हुआ नजर आया। दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको, सुनिए उनका बयान। ये जो मुफ्त में रेवड़ी बांटने का जो विपक्ष प्रयास कर रहा था कि 2500 रुपया महीना माई बहनों योजना में दे देंगे, 35,000 एक साथ दे देंगे, हर घर में नौकरी सरकारी दे देंगे, तो कम से कम वो पाप तो हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने तो वही किया जिससे कि स्वावलंबन हो, स्वरोजगार हो, और इसको सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि हम 35,000 इकट्ठे अकाउंट में मुफ्त का भेज देंगे। ये मुफ्त बांटने वाला रेवड़ी का जो शुरुआत उन्होंने किया था, तो इसको जनता पकड़ ली कि ये झूठा लोग है, सफ़ेद झूठ बोलता है, हर घर से एक नौकरी दे देंगे, 15 लाख करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे। तो जनता ने इन झूठे लोगों को पकड़ लिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।